सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल स्वामी मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, आज जैसा कि विषय बताया गया अवचेतन मन की शक्ति और उसके द्वारा सफलता की प्राप्ति। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें 90% समस्या मन के कारण से पैदा होती है। हमारा माइंड अगर नकारात्मकता में चला जाता है तो ऊर्जा का जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग नहीं होके वो दुरुपयोग में बदल जाता है। हमें ये समझना होगा कि मन की जो ऊर्जा है उसको हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक दिशा में बढ़ा सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे जा सकते हैं। मनुष्य के जीवन को अगर बेहतरीन बनाना है तो उसमें महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है वो हमारे मन का रहता है, माइंड का रहता है। और माइंड के लिए कहा गया है इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार। जैसे ये भी एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर हम कहते हैं कि इसके 2 प्रकार। भौतिक रूप से हम मन के प्रकार नहीं कर सकते हैं, केवल मनोवैज्ञानिक अवधारणा के ऊपर ही हम इसकी अवधारणा करते हैं। और वे 2 प्रकार है, चेतन मन और अवचेतन मन। वैसे तीसरी धारणा और भी है और वह है अचेतन मन की। वो और ज़्यादा डीप में चली जाती है लेकिन हम उसकी अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वह एक तरह से जागृत अवस्था है और अवचेतन मन वह सक्रिय अवस्था नहीं है और वो एक तरह से मन के भीतर की गहराई तक गई हुई अवस्था। हमारे जितने भी जागृत अवस्था में काम होते हैं, कार्य होते हैं और चिंतन होते हैं, उनमें से बहुत सारे चिंतन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में चले जाते हैं और अनेक काम सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे करते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, वह तो मात्र 10% काम ही करता है, बाकी 90% काम हमारा अवचेतन मन करता है। जब हम जागृत अवस्था में हैं तब चेतन मन थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जागृत अवस्था में भी करता है और हम जब सोए हुए हैं तब भी वह काम करता है। आप लोग सो रहे हैं लेकिन फिर भी आपका सांस चालू है, सांस आ रहा है, जा रहा है। बंद होता है क्या सांस? सांस बंद नहीं होता है।
और जब हम सोए हुए हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया कौन कर रहा है? वो बताया गया सबकॉन्शियस माइंड वह कर रहा है। दिल की धड़कनें चलती है, पल्स चलते हैं, कौन चला रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। और हम सोए हुए हैं और हम एक पिक्चर देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं। ये सब काम हमारा चेतन मन नहीं कर रहा है, ये सब काम हमारा अवचेतन मन कर रहा है। तो ये अवचेतन मन किस प्रकार करता है? आएगा अवचेतन मन में चेतन मन से ही। जो कुछ हम दिन भर में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन का विषय बन जाता है। और अवचेतन मन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर हम अवचेतन मन को शक्तिशाली बना दे तो दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम कर नहीं सकते। अगर किसी कार्य में हमें सफलता को प्राप्त करना है तो आवश्यकता रहेगी सबकॉन्शियस माइंड को हम सक्रिय करें, मजबूत करें। और उसके लिए सलक्ष्य प्रयास भी हमें करने होंगे। और जब सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उस तक सजेशन पहुंच जाते हैं, फिर कॉन्शियस माइंड चेतन मन काम न भी करे तब भी कार्य व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम जो सक्रिय रूप से काम करते हैं उसमें चेतन मन हमारा उपयोगी बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक नया बच्चा है और अभी तक उसने चलना नहीं सीखा है, धीरे धीरे वो क्या करता है, प्रयास करता है और धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। वो बहुत टाइम लगाता है खड़े होने के अंदर। उसको सावधान भी रहना पड़ता है, कहीं लग नहीं जाए, गिर नहीं जाए। बच्चा है लेकिन उसमें भी डर है, भय है कि कहीं गिर नहीं जाऊं, लग नहीं जाए। और जब वो उसमें प्रैक्टिस करते करते अभ्यस्त हो जाएगा तो बाद में उतनी शक्ति भी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, उतनी उधर ध्यान देने की भी उन्हें अपेक्षा नहीं रहेगी। दूसरा उदाहरण, प्राय सब लोगों ने साइकिल सीखी होगी। जब साइकिल सीखना चालू करते हैं तो बैठने में भी बहुत सावधानी रखते हैं। फिर पैडल को कैसे लगाना है, हैंडल को कैसे पकड़ना है, ब्रेक भी हाथ में रहता है और दिमाग में रहता है, कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, हैंडल को सीधा रखने की ज़रूरत है, पैडल लगाने, सब दिमाग में रहता है। पैडल भी दिमाग में रहता है, हैंडल भी दिमाग में रहता है, ब्रेक भी दिमाग में रहता है। और बहुत डर के चलाता है, कहीं गिर नहीं जाऊँ, कहीं गिर नहीं जाऊँ। पूरा ध्यान उस समय एकाग्र हो जाता है साइकिल के ऊपर। न वो इधर देखता है न उधर देखता है, क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये सारी क्रिया जो कर रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, चेतन मन कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर उसका ध्यान साइकिल पे कम रहता है। फिर वो इधर उधर भी देखता रहता है, मोबाइल से भी बात कर लेता है। ऑटोमेटिक सारे काम होते हैं कि ब्रेक के समय ब्रेक हाथ में आ जाता है, कैंडल के समय कैंडल लग रहा है और हैंडल को जिस तरफ मोड़ना है अपने आप मुड़ भी जाता है, सीधा रखना है वह सीधा भी रह जाता है। तब जब एक प्रैक्टिस हो जाती है और अवचेतन मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर बाद में जो साइकिल चलाने की क्रिया है वो चेतन मन कम करता है, अवचेतन मन ज़्यादा करता है। और तब व्यक्ति साथ में कोई चल रहा है साइकिल पे या पैदल तो आराम से उससे बातें करते करते भी साइकिल चला लेता है। ध्यान उसका इधर उधर भी है लेकिन तीव्रता के साथ में साइकिल चला लेता है, क्योंकि अब उसका अवचेतन मन जागृत हो गया है।
इसलिए खतरा नहीं। खतरा कब तक है? जब तक अवचेतन मन तक पूरा सजेशन नहीं पहुंच जाता तब तक हमें एक खतरा रहता है कि क्या होगा, गिर जाएंगे, वो रह जाएंगे। तो इसलिए हमें किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त करना है तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना होगा, सक्रिय करना होगा। और वह सक्रिय हो गया फिर कोई चिंता की बात नहीं है और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वह आपके कार्य को रोक सके। हम उदाहरण लें, भगवान महावीर का ही उदाहरण लेंगे। भगवान महावीर गृहस्थ जीवन को छोड़ा, एक लक्ष्य बनाया। क्या था? मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, एक लक्ष्य। और उस लक्ष्य के लिए बाहरी प्रवृत्ति से वे मुक्त हो गए, सावध्य प्रवृत्ति से मुक्त हो गए और ध्यानस्थ वे क्या कर रहे थे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे थे ध्यान के माध्यम से। दिमाग में केवल एकमात्र लक्ष्य, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष। चलते हैं तब भी वही लक्ष्य, ध्यान करते हैं तब भी वही लक्ष्य, खाना खाते हैं तब भी वही लक्ष्य। लक्ष्य के ऊपर उन्होंने पूरा फोकस कर लिया और उसके कारण से वे कहाँ तक पहुँचे? सर्वज्ञता तक पहुँच गए, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य इतना प्रबल बना दिया कि मुझे जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा दूसरी क्रियाएं नहीं करनी है, प्रवचन नहीं देना है, उपदेश नहीं देना है। बाकी दे सकते थे क्योंकि 3 ज्ञान के धनी थे और जब दीक्षा ली 4था ज्ञान भी आ गया था। 4 ज्ञान के धनी, हम तो मतिश्रुत ज्ञान के ही धनी हैं। हमें तो बहुत कुछ बोलने में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन उनको उसकी भी अपेक्षा नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा न उपदेश, तो एक लक्ष्य को उन्होंने निर्धारित कर लिया और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भेज दिया कि मुझे उस टारगेट को प्राप्त करना ही है। तो क्या हुआ? निश्चित उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सफलता की दिशा में आगे बढ़ गए। और थिंकिंग क्या थी? एकदम पॉजिटिव थी कि मुझे लक्ष्य प्राप्त होगा, नेगेटिव नहीं थी। आप लोग तो कोई कार्य सोचते हो अनेक बार, अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग भी है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। और अनकॉन्शियस माइंड के लिए कहा गया कि वह सत्य और झूठ इसका कोई भेद नहीं करता। आपने जो भी विचार अंदर डाल दिया वो उसको सच मानता है, और जब वो सच मानता है तो सच मान के उसको प्रैक्टिकल करने की दिशा में एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। चाहे आपने नेगेटिव थिंकिंग अंदर डाल दी, उसको भी वह सत्य मानेगा और फिर वैसी क्रिया करने के लिए वह तैयार हो जाएगा। इसलिए कहा गया, बार बार महापुरुषों ने एक ही बात कही कि आप अच्छा सोचो, अच्छा चिंतन करो, नकारात्मक विचार मत लाओ। हम किसी के बारे में बुरे विचार ला रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसको भी ग्रहण कर रहा है, नकारात्मक विचारों को ग्रहण करते जाएंगे और व्यक्ति फिर वैसा ही बन जाएगा। आप दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हो, लेकिन वे बुरे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपको बुरा बना रहा है। इसीलिए वो कहावत है कि दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं और स्वयं गिर जाते हैं। फिजिकली हम गिरे या न करें, लेकिन माइंडली हम अपने आप को उस खड्डे के अंदर एक तरह से गिरा देते हैं, क्योंकि हमने उनके बारे में बुरे विचार लाए। वो बुरे विचार उनका तो नुकसान करेगा या नहीं करेगा, हमारा पतन करेगा, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हमारी अवचेतन मन में जा रही है
और बार बार जब हम नेगेटिव थिंकिंग किसी के बारे में सोचेंगे और हमारा माइंड क्या करेगा, उन नेगेटिव थिंकिंग को स्वीकार करता जाएगा, एक्सेप्ट करता जाएगा और उसकी कार्य पद्धति भी वैसे ही होनी चालू हो जाएगी। इसलिए हम जो भी सोचे, जिस किसी के बारे में सोचे, पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे, वो उसके लिए नहीं है, हमारे अपने लिए है। हमारा अवचेतन मन अभी काम कर रहा है। तो हमेशा हमें अगर कहीं सफलता को प्राप्त करना है तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। हमारे सामने बहुत सारे प्रकार के लक्ष्य होते हैं, तो हमें उसमें भी छंटनी करनी पड़ेगी कि दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है, अल्पकालीन कौन सा है, तात्कालिक लक्ष्य कौन सा है, उन सबको देखना पड़ेगा। हम आचार्य महाश्रमण जी को देखें तो उनका जो जीवन है वो बड़ा व्यवस्थित जीवन है, उनका जो प्रबंधन कौशल है बड़ा व्यवस्थित है। कौन से पत्र का जवाब कब देना है ये भी उनके माइंड में रहता है, अवचेतन मन में रहता है। और किस पत्र का जवाब तत्काल देना है, किस पत्र का जवाब 4-5 दिन बाद देना है। और मैंने ये आचार्य महाश्रमण जी की जीवन से खुद अनुभव किए, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी। मैंने 2019 के अंदर लगभग मार्च या फरवरी का महीना था, एक पत्र, एक सुझाव गुरुदेव को निवेदित कर दिया। सुझाव देना हमारा काम है, स्वीकार करना न करना वो उनका काम है। हो सकता है चिंतन भी करें। मैंने सोचा 1 दिन में जवाब मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा, लेकिन जवाब नहीं मिला, 7-8 दिन तक भी नहीं मिला। मैंने मैटर को क्लोज कर दिया। ठीक है, अपना काम था, अपने को जो बात लगी उचित लगी, अपन उचित मान के उन तक भेज रहे। अब उनको वो लग रही है, नहीं लग रही है, निर्णय लेना न लेना, ये सब उनका चिंतन है। कब लेना ये भी उनका चिंतन है। और आचार्य प्रवर का एक नेचर भी है, प्रकृति भी है, वे कोई भी निर्णय लेते हैं तो किसी की बात पर तत्काल निर्णय लेते भी नहीं है। चाहे प्रमुखाश्री जी भी अनेक बार कहते थे, लेकिन तत्काल कभी नहीं लेते थे। एक समय के बाद में हो सकता है बहुत कुछ उनको सोचना पड़ रहा हो, क्योंकि निर्णय लेने में दीर्घदर्शिता की भी जरूरत पड़ती है। तो मैंने वो पत्र भेजा और मैं तो फिर उसको क्लोज कर चुका था, लेकिन संभवतया 9 महीने बाद में मुझे उस पत्र का जवाब मिला और आचार्य प्रभु ने बिल्कुल 22 मार्च के पत्र के संदर्भ में ये कार्य तुम्हें दिया जा रहा है। मेरा दिमाग चकरा गया। अब मैंने कहा अपने पास पत्र सुरक्षित है कि नहीं है। आचार्य प्रवर के पास में एक एक पत्र एक एक संतों के फाइल के अंदर चले जाते हैं और कई बार हम लोग जाते हैं तो लगता है कि अब इस पत्र की कोई अपेक्षा नहीं है, वो वापिस भी हमें अपने हाथों से पकड़ा देते हैं और अपेक्षित लगता है तो वो उनकी फाइल में तब तक पड़ा रहता है। अभी कुछ समय पहले मैंने और कोई निवेदन किया था, कुछ जानकारी करनी थी, तो मैंने देखा रात तक आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, 2 दिन आया ही नहीं। मैंने भी बात छोड़ दी। ठीक है, लेकिन उनके माइंड में है कब उत्तर देना है। 5-7 दिन हुए और मुझे मेरी जो प्रश्न थी उसका समाधान मिल गया। और उससे पहले शांति प्रिय जी के संथारा चल रहा था, स्वास्थ्य संबंधी उनका निवेदन किया जा रहा था। इधर निवेदन और इधर, क्योंकि वो तात्कालिक काम था, उसमें देरी नहीं की जा सकती है, तो तात्कालिक कार्य को वे तत्काल करते हैं। कुछ दिन बाद में हो सकता है उनको, बाद में, तो दीर्घ काल तक बाद में हो सकता है, तो दीर्घ काल के बाद भी। तो ये उनका एक प्रबंधन है। तो वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य का निर्माण करना होगा कि कौन सा अभी हमें करना जरूरी है और कौन सा हमारा लक्ष्य दीर्घकालीन है, जो हमारा लक्ष्य लंबे समय तक चलेगा। तो लक्ष्य का निर्माण ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए कहा गया कि लक्ष्य निर्माण के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र है, IAS। अधिकारी नहीं, आई का मतलब है इंटरेस्ट, हमारी रुचि क्या है,
उसको हम पहले देखें। लक्ष्य निर्माण में अगर रुचि को नहीं देखेंगे, मेरी रुचि तो गणित की है, अकाउंट में मुझे जाना है, और मम्मी पापा नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, अगर हम किसी के ऊपर रुचि को थोपेंगे तो सक्सेस होने में संभावनाएं घट जाएगी, क्योंकि उस रुचि को पैदा करने में उसको वापस अतिरिक्त शक्ति लगानी पड़ेगी, और सब लगा सके जरूरी नहीं। तो लक्ष्य निर्माण में हम अपना इंटरेस्ट देखें, हमारी रुचि क्या है, क्योंकि अगर रुचि होगी तो उसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ेगी। दूसरा, एबिलिटी देखें, हमारी योग्यता कैसी है, लक्ष्य के अनुरूप है कि नहीं है। हाँ, ये भी सीए बन गया, ये भी सीए बन गया, ये एमबीए बन गया, और हमारी उतने माइंड है कि नहीं है, हमारे में उतनी क्षमता है कि नहीं है। अगर वो नहीं है और हमने काम हाथ में ले लिया तो भी क्या होगा, हमें पीछे हटना पड़ेगा। तो व्यक्ति को कोई भी काम करना है, अपनी योग्यता कितनी है, शारीरिक क्षमता कितनी है, मानसिक क्षमता कितनी है, बौद्धिक क्षमता हमारी कितनी है, इस एबिलिटी को भी देखना होगा, तभी हम लक्ष्य में सक्सेस होने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा एस, आई इंटरेस्ट, ए एबिलिटी, और एस सोशल डिमांड, सामाजिक मांग कितनी है। हम ऐसे काम को ले लेते हैं जिसकी कोई मांग ही नहीं है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो हमारी रुचि, हमारी मेहनत, हमारी योग्यता बेकार भी हो सकती है। इसलिए जब लक्ष्य बनाते हैं तो ये सोचना चाहिए कि इस चीज़ की मांग है कि नहीं है, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सब में इस बात का ध्यान देना होगा कि हम जिस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का लक्ष्य बना रहे हैं उसकी उपयोगिता कितनी रहेगी, उसमें अवसर कितने रहेंगे। अगर ये सारी बातें सोच के अगर हम लक्ष्य बनाते हैं तो हमें सफलता मिल सकती है। और सफलता के लक्ष्य बनाने के बाद हम क्या देखें, वैसे तो बहुत सारे चीज़ है लक्ष्य निर्माण के लिए, लेकिन टाइम कम है और हमें अवचेतन मन के चलना है। तो अब लक्ष्य निर्माण के बाद में हमें उस लक्ष्य को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा, सबकॉन्शियस माइंड तक। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम मस्तिष्क की प्रणाली को समझना होगा कि हमारी मस्तिष्क की प्रणाली क्या है। तो हमारा मस्तिष्क भी दो प्रकार का है, एक बायां मस्तिष्क और एक दायां मस्तिष्क। तो बायां मस्तिष्क का काम क्या है, विभिन्न भाषा, तर्क और गणित, इनसे संबंधित जो कार्य है वो हमारे बायां मस्तिष्क का है। और दायां मस्तिष्क का काम क्या है, सृजन, कल्पनाशीलता, कला, ये सब दाएं मस्तिष्क का काम। और साथ साथ ये भी कि अवचेतन मन के लिए भी हमें क्या करना होगा, दाएं मस्तिष्क को एक्टिव करना होगा। दायां मस्तिष्क, अगर दायां मस्तिष्क एक्टिव हो गया तो हमारा अवचेतन मन व्यवस्थित काम करना चालू कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें शीघ्रता से प्रवेश करेगी और वह भी शीघ्रता से सफलता तक पहुंचाने में एक्टिव हो जाएगा। और आधुनिक शोधकर्ताओं ने ये माना है कि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें भी निरंतर क्या होते हैं, प्रकंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, तरंगे उड़ती हैं। और वे तरंगे भी 4 प्रकार की बताई गई है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। ये 4 प्रकार की तरंगे हैं। और उसमें ये बताया गया है कि अगर 13 से 20 तरंगे हैं, वाइब्रेशन है, इसका मतलब हम बीटा तरंगों में है। और ये एक तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड है, जागृत अवस्था है। और उसके बाद हम जब अर्ध निद्रा की स्थिति के अंदर चले जाते हैं, उस अवस्था को कहा गया अल्फा तरंग। और उसमें 8 से 12 वाइब्रेशन या तरंगे, प्रकंपन होते हैं। और उससे जब और गहरी निद्रा में जाते हैं तो उसको कहा गया थीटा। और उसमें 4 से 7 तरंगे आती है।
और जब हम तीव्र गहरी नींद के अंदर चले जाते हैं या ये कहे कि बेहोशी जैसी स्थिति में चले जाते हैं, उस समय हमारी तरंगे एकदम मंद हो जाती है और वह उस समय जो है वो हमारे प्रकंपन 1 से 4 प्रकंपन रह जाते हैं। तो ये हमारी मस्तिष्क प्रणाली है जिसको वैज्ञानिकों ने देखा है। तो हमें अपने इस मस्तिष्क प्रणाली को समझकर जब हमें किसी कार्य को सफल होना है तो अवचेतन मन अल्फा तरंगों को जागृत करना होगा और दाएं मस्तिष्क को जागृत करना होगा, तरंगित करना होगा। तब क्या होगा, अवचेतन मन अपना काम करना चालू कर लेगा और उसके लिए 4 बातें बताई गई है। एक स्वस्तिक की हम कल्पना कर सकते हैं और स्वस्तिक में अंदर पहली बात है अभिप्रेरणा, दूसरी बात है शिथिलीकरण, तीसरी बात है एकाग्रता और चौथी बात है साक्षात्कार। अभिप्रेरणा क्या है? लक्ष्य के प्रति प्रबल इच्छा शक्ति का होना, प्रबल इच्छा शक्ति का होना, ये हमारी प्रेरणा है। हम अपने लक्ष्य को बार बार देखते रहे, प्रेरित करते रहे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरी आवश्यकता रहेगी तनाव मुक्त हमारा मस्तिष्क है। अगर हम टेंशन में है, चिंता में है तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो मस्तिष्क को, दाएं मस्तिष्क को शिथिल रखना होगा, सक्रिय रखना होगा और उसके लिए क्या करना होगा, तनाव मुक्त रहे। और तनाव अगर आता है हम क्या करें, कायोस्तर के द्वारा, सजेशन के द्वारा उस तनाव से दूर हटने का प्रयास करें। और तीसरी बात, एकाग्र हो जाए। जिस लक्ष्य को पाना है उसके प्रति पूरे तन मन को लगा ले। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख के अलावा उसे न तो पेड़ की डालियां दिख रही थी न पेड़ के पत्ते दिख रहे थे। तो हम भी जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल उस लक्ष्य को ही देखे। अगर इतनी एकाग्रता हमने प्राप्त कर ली, हम शीघ्रता से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और चौथी बात, साक्षात्कार। जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, हम निरंतर उस लक्ष्य को देखते रहे कि वो लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया है, वो लक्ष्य मुझे प्राप्त हो गया, उसका साक्षात्कार करें। अगर ये 4 बातें जीवन में आ जाती है, हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि पावरफुल है, शक्तिशाली है, हम उसमें क्या करें, लक्ष्य डालें, अच्छा लक्ष्य डालें, सकारात्मक लक्ष्य डालें, हमें सफलताएं उस दिशा में मिल जाएगी। और अगर हम नकारात्मकता उसमें डालते रहेंगे तो हम गलत दिशा में चले जाएंगे। इसलिए हम निरंतर शुभ चिंतन करें, शुभ भाव लाएं। ये गुण ग्राहकता की बात अध्यात्म जो कहता है वो इसीलिए कहता है कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो। हम अगर गुणों को देख रहे हैं, वो गुणों को ही नहीं देख रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन गुणों को ग्रहण कर जाता है और उन गुणों के प्रति एक आकर्षण की भावना पैदा होती है और वह भी उस व्यक्ति को वैसा ही बना देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड भी शक्तिशाली है और वह हमें उस रूप में निर्मित करता है जिस रूप में हम चिंतन करते हैं। तो इसलिए हम सकारात्मक चिंतन करें और सकारात्मक दिशा में हम सफलता को प्राप्त करें। इन भावनाओं के साथ ओम अर्पण। शंकर महावीर हारो ध्यान धरोगे कौन भव जल तीर हारो ध्यान
निर्मल गंगानीर आओ ध्यान धरोगे ध्यान धरो तीर्थम कर्मामीर आओ ध्यान धरोगे ध्यान धरो। परमाराध्य पूज्य अगर श्री महासंगी आदरणीय मुंशी राजकुमार जी, आदरणीय मुंशी यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आंगनबाड़ी में कहा गया है कि समबुद्ध है क्यों नो बुद्ध है, शंभो ही सर्वश्रेष्ठ दुल्हा, नो पूर्ण मंत्री रायु, नो सुलभम पुनरविवीर्यम, नो सुलभम पुनरविवीर्यम। प्रश्न चल रहा है चेतन मन और अवचेतन मन एक ऐसा तत्व है कि जिसको हम पकड़ना चाहे केवल चिंतन की ही चीज है, और बुद्धि चित्त मन सारे एक ही विषय के तत्व है। बुद्धि से चिंतन किया जाता है, मन से मनन किया जाता है, और अवचेतन मन इसको अध्यवसाय भी कह सकते हैं। हमारे अध्यवसाय सबसे ज़्यादा सूक्ष्म अध्यवसाय होते हैं, वह नींद में भी चालू रहते हैं और हर प्राणी के अंदर अध्यवसाय होते हैं। तो हम मन से सोचते हुए यह पद्य जो कहा गया है कि समबुद्ध है, तुम आत्मा के प्रति जागृत रहो। तुम नो बुद्ध है, तुम नहीं, तुम जाग रहे हो, क्योंकि नींद के मीठे सपने इतने मधुर लगते हैं कि जब नींद का शरीर पर प्रयोग होता है, प्रकोप होता है, उस समय के अंदर वो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है, केवल सोना अच्छा लगता है। तो ये तो बाहर की नींद है। हम जो जगा रहे हैं या आंगनबाड़ी में जागने के लिए कहा है, वह मोह नींद से जागने के लिए कहा गया है कि मोह नींद से तुम जागो, क्यों नहीं जगते हो। ये बोधि ज्ञान जो मनुष्य जन्म के अंदर मिला है, अन्य 3 गतियाँ हैं, नर गति भी है, देव गति भी है, 3 गति भी है। इन 3 गतियों के अंदर जागने का समय बहुत कम मिलता है। देवता और नारकी ये जो बाहर की नींद है वो भी नहीं लेते। तो 3 गति के अंदर नींद आती है, वह शारीरिक नींद है, परंतु मोह से जागने की नींद है, वह मिलनी बहुत मुश्किल है। मनुष्य गति ही ऐसा एक श्रेष्ठ रास्ता है कि जिसके अंदर आत्मा जागृत हो सकती है और बोधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बोधि ज्ञान बार बार मिलने वाला नहीं। जो रात्रियाँ व्यतीत हो गई, चली गई, वो समय चला गया, वह वापस आने वाला नहीं है।
और एक बार अगर जीवन समाप्त हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि हम वापस मनुष्य बन करके ही अपना कल्याण करेंगे, क्योंकि मनुष्य गति से चारों गतियों का रास्ता खुला है। और गतियों के अंदर तो किसी में एक का रास्ता खुला है, किसी में दो का खुला है, परंतु मनुष्य गति में चारों गतियों का रास्ता खुला है। उदाहरण देकर के आचार्य में बताया गया है कि शक्ति भोज्याद नर भव दुर्लभो, चक्रवर्ती के भोजन के समान नरभव दुर्लभ है। भ्राम्यता घोर संसार सबसे बहु निगोदादि पाये स्थिति जायते मोह मिथ्यात्व मुख तोर लक्ष्य बुद्धिकान बोध दुर्लभा जल जल पतित सूर्य रत्न विद्या। तो जैसे चक्रवर्ती का भोजन बार बार नहीं मिलता है, एक दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है कि किसी एक ब्राह्मण को जिसको कोई विशेष उसने अच्छा काम किया होगा और चक्रवर्ती के राज्य में वह रहता था, तो चक्रवर्ती उसके कार्य से प्रसन्न हो कि तुमने अच्छा काम किया है। राजा महाराजा अगर प्रसन्न होते हैं तो झोली भर देते हैं, और अप्रसन्न होते हैं तो प्राण भी लूट सकते हैं। उनके हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। तो उसने कोई अच्छा काम किया और उस काम से चक्रवर्ती प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने से उसने उसको क्या दिया तो वरदान दिया, भाई तुम जो ये काम करके आए हो या ये काम तुमने किया है, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ, और जो तुमको चाहिए तुम मांग सकते हो तुम्हारे को मिल जाए। तुम आप जानते हो कि आदमी की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर किसी व्यापारी को ये वरदान मिल जाए तो अपने वो व्यापार के विषय में सोचेगा कि मेरा व्यापार इतना बढ़े जिससे मैं लाखों करोड़ों कमा लूँ। और कोई कारीगर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई दूसरा पैसा वाला है, डॉक्टर है, वकील है, वो है, तो उनको जो ऐसे वरदान मिलता है तो वो अपने ढंग से ही मांगते हैं। कोई तो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों को ज़्यादा रुचि किसमें रहती है तो भोजन में रहती है। भोजन में रहती है तो उसने कह दिया कि अगर आप मुझे वरदान दे रहे हो तो मैं ये जो अपना शहर है, इस शहर के अंदर जितने भी परिवार रहते हैं उन परिवारों के अंदर नित्य नए घरों के अंदर मैं भोजन दूँ। ये रोज नए नए घरों के अंदर भोजन करूँ, और भोजन के साथ में मुझे दक्षिणा भी मिले, साथ साथ में दक्षिणा भी मिले, यानी एक मोहर दक्षिणा की मिले और मैं नए घरों के अंदर भोजन करूँ। चक्रवर्ती ने सोचा ठीक है तुमको दिया। तो पहले दिन चक्रवर्ती ने कहा कि तुम्हारा भोजन मेरे घर पर ही हो जाएगा और मेरे घर से ये काम की शुरुआत की जाए। अब चक्रवर्ती के घर पर उसने भोजन किया
आप जानते हो कि भोजन भी अपने अपने ढंग का अपने अपने घर से अपने अपने घर में अपने अपने ढंग का बनता है। तो चक्रवर्ती की तो क्या कमी थी, इतने प्रकार के मधुर चीज़ें थी, चरकी चीज़ें थी और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें उसको खाने के लिए मिली। वो बड़ा खुश हो गया और सोचने लगा कि वरदान तो अच्छा मिला। फिर भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में दक्षिणा भी उसको मिल गई। अब दूसरा दिन आया तो दूसरा दिन चक्रवर्ती के पास में ही कोई साधारण परिवार रहता था, उस घर के अंदर उसका भोजन था। तो उसमें फिर क्या मिलना था, वह जैसा घर में खाता था वैसे ही बनता था। तो साग रोटी उसको मिली और न कोई माल मसाले मिले न कुछ और मिला। वो देखा कल तो मैंने इतना अच्छा भोजन किया तो आज तो बिल्कुल रूखा भोजन है, परंतु जैसा मिला वैसे खाना पड़ा। तीसरे दिन फिर आगे से आगे बढ़ता गया, परंतु वह चक्रवर्ती का जो भोजन एक दिन उसने कर लिया वह तो वापिस उसको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, कब तो उसका नंबर आए और कब उसको चक्रवर्ती का भोजन मिले। तो जिस तरह से चक्रवर्ती का भोजन उन्हें मिलना मुश्किल है, उसी तरह से ही मनुष्य जन्म को खोने के बाद में उन्हें मनुष्य जन्म मिल जाए ये कोई जरूरी बात नहीं है। तो इसलिए हमें जीवन के अंदर धर्म ध्यान की साधना करते हुए मनुष्य जन्म को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहु निगोदार कार्य स्थिति ज्ञान संसार में 84 लाख जीव की योनि है और इसमें निगोद के भी बहुत सारे भेद हैं। तो उन निगोद के अंदर अगर जीव चला गया तो जल्दी से निकाल भी होना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि एक बार अगर निगोद में चला गया तो असंख्य काल अनंत काल भी वहाँ पर बीत सकता है। तो ये मनुष्य जन्म महान कीमती जीवन है और इसके अंदर हम भावों की क्रम से शुद्ध रखें और शुद्ध भावना से धर्म ध्यान की साधना करें, जिससे जीवन में सफलता हो सकती है। इसी बात के साथ ओम। जिस इच्छा को आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं उस इच्छा का एक दिन साकार होना तय है। आपका अवचेतन मन इस इच्छा को साकार कर अवचेतन मन इस इच्छा को साकार करके ही रहेगा। यह मुनिश्री जी ने हमें फरमाया। तीनों मुनिश्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। खिड़कियां क्यों बंद है हमारी नूतन विचार की, सदा गुंजाइश रहे बिगड़ी स्थिति अवचेतन मन के सुधार की। व्यक्ति जिद्दी व अहंकारी इतना क्यों बन रहा है, फिर कैसे परिकल्पना पूर्ण होगी परिवार व समाज की। मेरा निवेदन स्वागत उद्बोधन के लिए महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती मीना जी काठेड़ से। पंतु परमाराध्य जी को कोटिशा नमन। परम पावन पूज्य गुरुदेव महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावों का अर्घ्य अर्पण। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी एवं मुनि श्री यशवंत कुमार जी के श्री चरणों में सबभक्ति वंदना। हमारी विशिष्ट अतिथि भीलवाड़ा का गौरव राष्ट्रीय सह मंत्री एवं भावी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती नीतू जी ओसवाल, निवर्तमान अध्यक्षा जी एवं कार्यकारिणी सदस्य एवं उपस्थित परामर्शक संरक्षक एवं समस्त सम्मानित सदस्य सादर अभिवादन। जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित मासिक कार्यशाला के अंतर्गत आज की शिल्पशाला द
पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित है। इस कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ब्रेन को यदि दो भागों में बांटा जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की पावर 5% और सबकॉन्शियस माइंड की पावर 95% होती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी और एक्शन को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल और सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल होता है। सबकॉन्शियस माइंड अर्थात मन की आवाज़, यह इनर माइंड होता है जो भावनाओं पर कार्य करता है। यह एक बच्चे की तरह होता है, जैसा उसमें फीड करते हैं वैसा ही सहज में वो एक्शन करता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉन्शियस माइंड एक बड़ी सी बोट है, उसका कैप्टन है कॉन्शियस माइंड, वो उसे कंट्रोल करता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे सजेस्ट करता है, गाइड करता है कि उसे किस तरफ जाना है। सबकॉन्शियस माइंड सोने के पहले 5 मिनट और उठने के जस्ट 5 मिनट सुपर एक्टिव होता है। उस समय हमें उसे सजेशन देना है कि हम यह कर सकते हैं, वी कैन डू इट। सक्सेस का फॉर्मूला आस्क, बिलीव एंड अचीव का सजेशन देना होता है। 100% सक्सेस मिलेगी। हमारे ऋषि मुनि एवं बुजुर्गों ने कहा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना या कोई एक्शन लेना सबसे बेस्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड मैजिकल होता है, मैजिकल होता है, मिरेकल करता है। एक अमीर आदमी की प्लेन क्रैश में सारी हड्डियां टूट गई थी। डॉक्टर ने हार मानी, बट उसके अवचेतन मस्तिष्क में यह धारणा बना ली कि क्रिसमस के दिन मुझे चलकर चर्च जाना है, और अपनी विल पावर और ऑटो सजेशन से वह हील हुआ और ठीक हो गया। एक लड़की बहुत बड़ी जो सिंगर है, उसे स्टेज का फियर था, लेकिन उसने सोच लिया कि शी कैन डू इट। वह और माइंड को उसने प्रिपेयर करती रही, सजेशन देती रही। एक दिन वह सक्सेस हुई और एक प्रसिद्ध सिंगर बनी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी अवचेतन मस्तिष्क के बारे में बहुत कुछ लिखा, प्रैक्टिकल प्रयोग भी किए। ध्यान, कायोत्सर्ग, अनुप्रेक्षा आदि के द्वारा अवचेतन मस्तिष्क को एक्टिवेट किया जाता है और सक्सेस को अचीव किया जाता है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ एक गोल के ऊपर फुल फोकस कर एक्शन लिया जाए और मैं शक्तिशाली हूँ, आई कैन डू इट, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। वी कैन गॉट एवरीथिंग। यह कार्यशाला हमारे जीवन में रूपांतरण लेकर आए, इसी भावना के साथ मैं मुनिषी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने प्रवचन में कार्यशाला के विषय पर स्वीकृति प्रदान की, और आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ। ओम अर्हम। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल अपनी तस्वीर स्वयं ही बदल दे। ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ मौजूद है। मेरा निवेदन अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय सहमंत्री नीतू जी ओस्तवाल से सेल्फ चेंज ऑफ थ्रू न्यू थिंकिंग के बारे में हम सुनेंगे। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर के चरणों में लोटस वंदन। अथ विराजित मुनिवर के चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित महिला मंडल की अध्यक्षा, मंत्री, महिला मंडल की सक्रिय बहनों एवं भाइयों को सादर जय जय। आज का टॉपिक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब है जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जो कि अवचेतन माइंड पे कई वर्षों तक उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद इस किताब को लिखा। इस किताब को देने का उद्देश्य, इस किताब के ऊपर चिंतन करने का उद्देश्य अखिल भारतीय महिला मंडल का ये रहा कि हमारे जीवन में जो रूपांतरण की कई कार्यशालाओं के माध्यम से कुछ चेंजेस आए हैं, उन्हें और दृढ़ किया जाए और कैसे मजबूत इरादों के साथ हम उन्हें पा सकें। अभी हम मुनि श्री से हमने बहुत सुंदर वक्तव्य के अंदर ये सुना। मुनि श्री ने इतना सुंदर प्रेरणा पाठ्य फरमाया, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अवचेतन मन की और चेतन मन की हमें पता चली। इसी श्रृंखला के अंदर कुछ बातें शॉर्ट में मैं भी रखना चाहूँगी। अवचेतन मन और चेतन मन बहुत पावरफुल है। चेतन मन हमें, जब कॉन्शियस माइंड जो है, जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में मुनिषी ने फरमाया। फिर अवचेतन मन सुपर पावरफुल हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जो कि हम बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताया। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में हमने सुना। अब राइट और लेफ्ट ब्रेन को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में
एक आपको छोटा सा एक प्रयोग, क्योंकि मुनीश्री ने आपको ये बताया कि अवचेतन मन को जागृत करने के लिए राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से निवेदन, एक छोटा सा आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल अपने एप्लीकेशन करते हैं। सब सामायिक में बैठे भाई और बहन भी कर सकते हैं इसे। हमारा राइट हैंड आगे लें और लेफ्ट हैंड पीछे लें। आप लोग गोल गोल घुमा सकते हैं इसे। ये क्या है? ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये आप हमेशा करते हैं। अब आप इसको उल्टा घुमाएं। अब आपको एक को आगे, एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे। ये डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा करने में, क्योंकि माइंड जिम की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है हमारे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, माइंड जिम एक बहुत पावरफुल एक एक्टिविटीज़ का एक प्लेटफॉर्म है। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ जनरली हम राइट हैंड से लिखते हैं, अगर कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उसे राइट हैंड से लिखने का प्रयास करना चाहिए। कोई अगर राइट हैंड से लिखता है उसे लेफ्ट हैंड और वाइस वर्सा। अगर आप इस तरह का प्रयोग हमारे घर में हम जब भी बैठे होकर करते हैं, तो जो मुनीश जी फरमा रहे थे एक्टिवेट करने का, तो वो आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब आपका दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पावर की हम बात कर रहे हैं, वो सुपर पावरफुल होके आपके जाने अनजाने में भी इतनी ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण करता है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करें तो दिन में चलते फिरते हर क्षण 4 DVD CDs आपने देखी है, हम सब ने देखी है, तो 4 DVD जितना मैटर 1 सेकेंड के अंदर हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन कैप्चर करता है डेटा। और वहीं अनकॉन्शियस माइंड उतनी कितनी मिलियंस ऑफ DVDs को आप फिल कर सकते हैं, उतना डेटा कैप्चर करता है। हम में से कई लोगों ने ये महसूस किया होगा जो ड्राइव करते हैं, कई बार हम घर से झगड़ा करके निकले होते हैं, कई बार ऑफिस का बहुत प्रेशर होता है, कई बार दुकान पे कोई वेट कर रहा होता है ग्राहक, हमें उसे जाके बात करनी है, उसे बताना है, तो कुछ और सोच के निकलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हम घर तक पहुंच गए। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? सबके साथ होगा। तो यही आपका अवचेतन मन है। हम बहनें अगर सब्जी बना रहे हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता, कितनी बार कुछ और सोचते सोचते सब्जी पूरी बन जाती है और वैसे ही परफेक्ट बनती है जैसे घर वालों को हम हमेशा देते हैं। तो वही आपका अवचेतन मन है। जोसेफ मर्फी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने पिता को भी एक हीलिंग पावर, जैसा अभी मैना जी ने बताया, उनके पिता को ट्यूबरकुलोसिस था, उसके बाद ही उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि अवचेतन मन कितना पावरफुल है। उनके फादर को ट्यूबरकुलोसिस था, ट्यूमर का प्रॉब्लम था, और उनके पापा ने जीने की हर इच्छा को त्याग दिया था। उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। कई साल पहले की बात है, उस समय ट्यूबरकुलोसिस पे इतना गहन अध्ययन और चिंतन नहीं हुआ था। उन्होंने अपने फादर को एक क्रॉस ला के दिया चर्च से और ये कहा कि ये 150 साल तक किसी संत ने इसमें बहुत गहन ध्यान करके इसको बहुत पावरफुल मतलब मंत्रा दिया है, जैसे हमारे शब्दों में कहते हैं। तो आप इसे अपने पास रखें और आप 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे, ऐसा उस संत ने कहा है। उनके फादर रोज़ उस क्रॉस को अपने पास रखते और ध्यान करते कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। और ये आश्चर्य की बात है, 1 महीने के बाद उन्हें खुद की बॉडी में इतने चेंजेस नज़र आए। और जब उन्होंने टेस्टिंग्स कराई तो ये आश्चर्य पाया गया, डॉक्टर्स भी आश्चर्य में थे कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी रिवर्स कैसे हो गई, ये विपरीत दिशा में कैसे जाने लग गई, आप स्वस्थ कैसे हो रहे हैं। अगर एक लूप्स की बात करें, हमारे जीवन में बिलीफ, विश्वास का बहुत बड़ा अहम रोल है, जिसके बारे में मुनीश जी ने बहुत विस्तार से बताया। मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अगर एक धागा लेते हैं, एक धागे को अगर हम एक बार अगर अपनी उंगलियों पे घुमाते हैं और फिर अगर उसे तोड़ना चाहें तो क्या वो संभव है तोड़ना? संभव है तोड़ना। एक ही बार तो घुमाया है, पतला सा धागा है, आप उसे तोड़ सकते हैं। अब अगर आपने उसे 20, 30, 40 बार घुमा दिया तो क्या संभव है उसे तोड़ना? नहीं संभव है। संभव है, पर मेहनत लगेगी। अब आपको एक एक करके उसकी परतों को खोलना पड़ेगा, उस धागे की परतों को, तब आप उसे तोड़ पाएंगे और उसकी जो उलझी हुई गांठ है उसे सुलझा पाएंगे। यही चमत्कार होता है हमारे बिलीफ सिस्टम का। जैसा मुनीश जी ने फरमाया था, ये जो बिलीफ सिस्टम है इस धागे की जैसे ही है। अगर हम नेगेटिव बार बार हमारे अपने आप को लेके, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को लेके और अपने व्यक्तित्व को लेके अगर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो वो परतें इतनी गहरी होती जाएगी कि आप उनसे उबर नहीं पाएंगे। यहीं अगर आप एक बार अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव ख्याल खुद के लिए आता है, उसी समय अपने दिमाग पे फुल स्टॉप लगाएं, अपने ब्रेन को झकझोरें और समझ जाएं कि नहीं, ये गलत दिशा में जा रहा है, हमें ऐसा काम नहीं करना है, मुझे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना है। आज के टाइम में जितने भी फेमस स्पोर्ट्समैन हैं, रोनाल्डो ले लीजिए, आप मेसी ले लीजिए, विराट कोहली ले लीजिए, अपने इंडिया के किसी भी फेमस सिंगर्स, किसी को भी ले लीजिए जिनको आप जानते हैं, या बिजनेसमैन्स को ले लें, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, उन सब ने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझा है और उससे यूटिलाइज किया है।
समझते हम सब है, अभी मुनिश्री ने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, हम सब ने इतना सब कुछ जाना, बुक्स भी पढ़ते हैं, पर हम उसे समझ के अप्लाई नहीं करते। ये जो पावर है, अगर हम इसकी वैल्यू को समझ जाएं तो ये आपके जीवन को बदल सकता है। ये जितने भी फेमस लोगों की या इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, वे सब इसके पावर को समझते हैं, वो जानते हैं कि इस पावर में इतनी क्षमता है कि आपके जीवन को बदल सकती है, और वे कभी भी अपने जीवन में नकारात्मकता को आने ही नहीं देते, टच करने ही नहीं देते। हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप सोचते हैं कि यार ये पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो कभी सॉल्यूशंस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम है तो अब इस सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो दिख ही रही है, उसके ऊपर सोचूंगा तो प्रॉब्लम और बड़ी होती जाएगी। हमें प्रॉब्लम से बड़ा बनना है। हनुमान जी की अगर बात करें तो आप सबको पता है, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत को उठाया था, आप सबको पता है ये बात। तो उनमें ऐसी क्या विशेष बात थी? प्रॉब्लम उनके सामने थी, वो तो छोटे से थे हनुमान जी, उनको लगा मैं कैसे उठा पाऊंगा। कैसे उठाया उन्होंने? ताकत से। क्या? राम की शक्ति थी, ठीक बात है। नहीं, ये सब चीज़ें तो थी उनके पास, उनको पता था। परेशानी भी उनके सामने थी कि इतना बड़ा विशालकाय पर्वत, मुझे पता नहीं इतने में से कौन सी संजीवनी बूटी मैं कैसे लेके दूँ मेरे श्री राम को। उन्होंने क्या किया, वो उस परेशानी से भी बड़े बने, पर्वत से भी बड़े बने, ऊंचे हुए, अपना जो उनका रियल रूप था उस रूप में आए, और फिर उस पर्वत को उठाया। जब उनको परेशानी अपने विशाल रूप के सामने छोटी दिखने लगी, वो पर्वत, वो परेशानी उनके उस विशाल रूप के सामने बौनी हो गई, तब उस पर्वत को उन्होंने उठाया और ले जाके श्री राम के चरणों में रख दिया कि प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित है, अब आपको जो भी इसमें संजीवनी बूटी लगे वो आप ले लें, आपके काम आए जैसे। तो अपने परेशानियों के आगे हारे नहीं, परेशानियों को छोटा समझे और उसके विपरीत जाके अपनी सल्यूशंस की ओर बढ़े। अगर इस तरह की सोच और इच्छा शक्ति रखते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी। एक मच्छर, अभी दिवाली का सीज़न आने वाला है, हम सब अपने घरों में देखते हैं, मच्छर को देखा हमेशा कांच के पास ही मरे हुए मिलते हैं बहुत सारे। कितनी जीवों की हिंसा होती है, हमेशा दिवाली के टाइम में स्लाइडिंग डोर्स के पास बहुत सारे मच्छर मरे मिलते हैं हमें। क्यों? क्योंकि वो मच्छर है, उनकी बुद्धि बहुत छोटी है, तिरंज का एक जीव है वो। उन्हें पता नहीं है कि इसके अलावा भी घर में एंटर करने के दूसरे तरीके हैं। वो एक ही जगह दीवार पे अपना फोड़ते रहते हैं, अपने दिमाग को वहीं लगाते रहते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, और दूसरा कोई एंट्री पॉइंट ढूंढते नहीं है उस लाइट को जो अपने घरों के अंदर दिख रही है वहाँ तक पहुँचने का। पर हम ह्यूमन्स हैं, हम इंसान हैं, भगवान ने हमें बहुत सारी इच्छा शक्ति दी है, बहुत सारी चीज़ों से हमें भर के भेजा है, जिसको हमें संभालना है, हमें समझना है। हमारी बुद्धि मच्छरों जैसी छोटी नहीं है, संकीर्ण नहीं है। तो अपनी इच्छा शक्ति को समझें, इस पावर ऑफ पॉजिटिविटी को समझें, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में आज एक कार्यशाला हुई है। बहुत छोटी सी कार्यशाला थी, आधे पौन घंटे के अंदर कंप्लीट हुई है। बस इस टॉपिक को मेरा निवेदन है, ये किताब है जोसेफ मर्फी की, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जिनके पास किताब नहीं हो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इस किताब को डेफिनेटली पढ़ें, आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा जिसकी आप शायद इमेजिन भी नहीं करते। उस लेवल पे आपके लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने समय दिया, अखिल भारतीय महिला मंडल को इतने सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को संपादित करती है महिला मंडल भिलवाड़ा, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। आपने समय दिया और इतने सुंदर आपने प्रेरणा पाथ्य प्रदान किया, उसके लिए अनंत अनंत कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी। आपके नेतृत्व में ही हमने 2 साल पहले इसी कार्यशाला को किया था। तो उसमें यही टॉपिक था कि इम्पॉसिबल भी कहता है कि मैं पॉसिबल, क्योंकि हम बार बार ये सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल हो ही जाती है, क्योंकि अपने मन की धारणा ही वही बन जाती है कि इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल भी अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम पॉसिबल ही सोचें और सकारात्मक सोच ही रखें। इसी के साथ मैं आभार के लिए निवेदन करूँगी श्रीमती नीलम जी लोढ़ा से। महातपस्वी सफलतम जीवन की साक्षात निशान आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में वंदन। निष्प्रयास आध्यात्मिक जगत के निष्प्रयास संत जन, जिनकी पावन सनिधि में आज हमारे अंदर आध्यात्मिक पॉजिटिव और एक एनर्जेटिक ऊर्जा का संप्रेषण हुआ, और इस कार्यशाला में हमें आपकी पावन सनिधि मिली। तेरा पंथ महिला मंडल भिलवाड़ा की तरफ से हृदय की अनंत गहराइयों से तीनों मुनिश्री जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। चेतन और चेतन मन का इतना सुंदर विश्लेषण
और इतना प्रभावशाली वक्तव्य मुनि श्री यशवंत कुमार जी ने हमें प्रदान किया। मुनि श्री जी के प्रति हृदय के अनंत गहराई से अनंत अनंत कृतज्ञता। मैं आभार के क्रम से हटकर एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि अभी हमने जो आध्यात्मिक जो अभी हमने तीर्थ यात्राएं की थी, अभी हमने इतने क्षेत्रों के 7 क्षेत्रों में हम गए और वहाँ जो विराजित चारित आत्माओं ने आप तीनों मुनि श्री जी के लिए इतना अच्छा हमें फरमाया और शासन श्री मुनि हर्षलाल जी के लिए हमें इतना बोला कि उनके तो दर्शन ही हमारे लिए मंगलकारी है। और मुनि पारस कुमार जी की तपस्या का इतना बखान किया कि हमें तो लगता है कि हम यहाँ विराज रहे हैं, उनकी सन्निधि का हम लाभ नहीं ले पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक अच्छा नहीं होगा। तो मैं अपने शब्दों में नहीं बता पाऊँगी, मैं सबकी रिकॉर्डिंग लेके आई हूँ और उन्होंने बोला कि हमारे आवाज़ तीनों मुनि श्री तक पहुँचाना। मैं वो तीनों रिकॉर्डिंग सभी महाराष्ट्र की रिकॉर्डिंग में अपने ग्रुपों में डालूंगी। तो मैं थोड़ा आभार के क्रम से हट गई क्योंकि मेरे मन में एक आ रहा था कि मैं मुनि श्री जी के लिए उन्होंने इतना अच्छा फरमाया कि शासन श्री मुनि जो इतने वृद्ध संत है, आप उनकी सन्निधि का लाभ नहीं ले पाए लेकिन उनके दर्शन का लाभ भी अगर आप ले लेंगे तो वो भी आपके लिए सार्थक करे और बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे मुनि श्री जी के प्रति हम जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें वो कम है। आज की हमारी जो कार्यशाला है हमारे जीवन में अगर रूपांतरण लाए और हमारे जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम जीवन में आगे बढ़े, सफलता के अवसर हो तो ही इस कार्यशाला की सार्थकता है। तो ऐसे सार्थक उद्बोधन के लिए हम तीनों मुनि श्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उपस्थित धर्म सभा और उपस्थित हमारी 13 महिला मंडल की सक्रिय बहन जिन्होंने इतनी स्थिरता व शांति से इस कार्यशाला को सुना और हम आशा करते हैं कि इस कार्यशाला को समझ कर अपने जीवन में उतारें। तो आप सबके प्रति हृदय की अनंत गहराई से अनंत अनंत कृतज्ञता। और अभी